है। ये कौन सा यूनिट में है? उसी में है ना जिसमें कि भागवत गीता है, बुद्धिज्म, सूफीज्म है, ये सब है, उसी हाँ। चैप्टर में है। तो इसमें बेसिकली हम लोग साइकोलॉजी का थोड़ा, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया का इतिहास हम लोग देख रहे हैं कि क्या है इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, इंडिया में कैसे कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुआ। इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, दो दो से तीन क्वेश्चन लगभग रहता है इस पे, कम से कम दो, और ज्यादा हुआ तो तीन चार। तो हम लोग जो है देखते हैं कि 1990s यानी 20th सेंचुरी। अब ये सबको पता है कि लिखते 1990 और फिर 20th सेंचुरी क्यों लिखते हैं, जैसे 2001 है तो इसको 21वीं सदी क्यों लिखेंगे, एक बढ़ क्यों जाता है, ये पता है सबको? सबको नहीं पता। अगर कुछ एक को पता है तो एक बार हम डील कर देते हैं। वही हम कह रहे थे, अगर 0 से 100 तक लिखिएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग पहली सदी बोलेंगे। सदी मतलब 100 वर्ष का एक पीरियड होता है ना, फर्स्ट सेंचुरी बोलेंगे। अब 100 से, सॉरी, 0 से लेकर, हाँ, 101 से लेकर के क्या होगा, 199 तक दूसरी सदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी सदी जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, कौन कौन से ईस्वी होंगे, 101, 102, 103। वैसे ही 200 से लेकर के आपके 299 तक तीसरी सदी हो जाएगी, थर्ड सेंचुरी। ठीक है, थर्ड सेंचुरी। तो ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसी कारण से जो है ना, ये लिखते 1990 है, पढ़ते 20वीं सदी है। तो 20वीं सदी पढ़ के, या 20वीं सदी बोले तो ये मत समझिए कि 2000 के बाद, मतलब 2000 के पहले। ठीक है, 1900। तो हिस्ट्री में इसी तरीके से यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1990s यानी 20th सेंचुरी की बात हो रही है। भारत कब आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ सन 1947 में। ठीक है, सन 1947 में आजाद हुआ। आप सबको पता है, आप सब बॉलीवुड हीरोइन नहीं है कि जो कहिएगा कि जो है क्या है कि भारत आजादी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, लीज पे है ब्रिटेन के। तो अ, ऐसा तो किसी को नहीं लगता होगा, हमको लगता है इतना कोई अज्ञानी नहीं होगा। 1904, ठीक है, चलिए 1947 में है, भारत आजाद हुआ। तो 1947 को क्या कह सकते हैं हम? मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, 20वीं सदी का मध्यवर्ती पीरियड कह सकते हैं इसको, एकदम बीचों बीच, 1950 के लगभग है, 1947। तो हम लोग आजाद कब हुए? हम लोग आजाद हुए 20वीं सदी के मध्य में, अंग्रेजों से आजाद हुए। लेकिन उसके पहले अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत के पहले जो है भी अन्य हुकूमतें थी। तो क्या हुआ है कि हमेशा से कोई ना कोई राजा शासन करते ही रहा है, कभी ये वंश, कभी वो वंश, कभी वो वंश। तो वैसे में क्या हुआ कि अंग्रेज हुआ। अब हम लोगों ने अंग्रेजों को फॉरेनर समझा। हालांकि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिएगा, ठीक है, राष्ट्रवाद की बात छोड़ दीजिए और बाकी चीजों की बात छोड़ दीजिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका क्या नोशन है। एक्चुअल देखिए देखिएगा तो पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे कोई किसी का जमीन नहीं है, और कोई किसी के जमीन पे ना शासन कर रहा है ना रह रहा है। पूरी की पूरी हिस्ट्री में, जब इंसान आदि मानव था तब से अगर पढ़ा जाता है तो पूरा का पूरा माइग्रेशन हुआ है। यहाँ का आदमी उठ के वहां गया है, वहां का आदमी उठ के वहां गया है, वहां का आदमी उठ के वहां गया है। और सब लोग के एक सर्टेन टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं रूल जरूर किए हैं, और उस टाइम पीरियड के बाद जो है कोई दूसरा रूलर आ गया है। तो जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पाइएगा ना, तब को ये बकवास लगेगा कि ये मेरा जमीन है, ये उसका जमीन है, ये उसका रूलर है, ये उसका रूलर है, पहले मेरा शासन था तो मेरा ये चीज था, तुम फॉरेनर हो। धरती पे जो भी जहाँ भी है ना, हर कोई फॉरेनर ही है, कोई अपने मूल भूमि पे नहीं है आज, आज के समय में। इसका प्रमाण कैसे मिला? इसका प्रमाण मिला है जेनेटिक अध्ययन के थ्रू। जब जीन्स का अध्ययन किया गया, जेनेटिक मेकअप के लोगों का, आपके डीएनए का अध्ययन किया जाता है, तो पता चलता है कि जो है ना कि आप में ऐसे ऐसे जेनेटिक उपलब्ध हैं जो कि कोई यूरोप का है, कोई रशिया का है, कोई वहां का है। तो इसका मतलब क्या है, ओवर द टाइम आप माइग्रेट करते गए और सभी जगह के लोगों के मिले जुले संतानें हैं आप। तो हम लोग चलते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत को हम लोग मानते हैं कि फॉरेनर थे ये लोग। हम लोग उसको अलग वे में देखते हैं ना कि दुष्ट थे, ऐसे वैसे भारत का शोषण किया ये वो। तो जो रूलर होगा वो तो शोषण करेगा ही ना। कोई आएगा कहीं से अगर आपके देश में राज करने के लिए, तो टैक्स वसूलेगा ही। पहले टैक्स आप वसूल रहे थे, अब शासनकर्ता वो हो गया तो वो टैक्स वसूलेगा। टैक्स भी वसूलेगा और सुविधाएं भी देगा। लेकिन अंतिम में कहीं भी कोई भी शासन करता है तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है?
चाहे आपके देश की सरकार हो या विदेश की सरकार हो या कोई भी हो, उसका अंतिम उद्देश्य वही होता है कि आपके देश के लेबर का, श्रम का यूज़ करना, ठीक है? और अपने आप को प्रॉफिट में ले जाना। आप श्रम करेंगे, पैसा कमाएँगे, उस पैसे में वो हिस्सेदारी लेगा और उस हिस्सेदारी से खुद को अमीर बनाएगी सरकार और फिर उस हिस्सेदारी का, उस पैसे का वो कैसे उपयोग करेगी, उसका भी अपना ये है। कुछ अपने लोगों में वितरित होगा वेतन के रूप में, है ना? सुविधाओं के रूप में, गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर ये और कुछ जो है आपके लिए और सिस्टम को चलाने के लिए जो है होगा। तो टैक्सेशन और इसका तो यही सिस्टम है ना? अब कोई भी चलाए। उसी में क्या होता है कि जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप खर्च का एक बड़ा प्रतिशत लोगों के हित में ये करते हैं, तो जो है लोग कहते हैं कि आप बढ़िया हैं। और अगर खर्च का बड़ा प्रतिशत जो है आपका दिल बड़ा नहीं है, छोटा है, आप निजी हित में कर रहे हैं, तब तो लोग कहेंगे कि भाई तो गड़बड़ है, इसको भगाओ। उनको लगने लगेगा है कि ये आदमी विदेशी है, तो दूसरे धर्म का है, तो दूसरी संस्कृति का है। वरना आप अगर टैक्स में छूट दिए रखिए, लोगों के लोगों के प्रति लिबरल रहिए तो किसी को नहीं लगेगा विदेशी है, सब वो करेगा। अकबर का नाम इसीलिए ना लिया जाता है, विदेशी शासन ये होने के बावजूद, आक्रांता होने के बावजूद भी उससे दिक्कत नहीं हो रहा था लोगों को। बट बाद के लोग जो है थोड़ा टाइट कर दिए, तो दिक्कत होने लगा, सबको लगने लगा कि भाई विदेशी है, तो दूसरे धर्म का है, तो ये, तो वो। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर कोड ऑफ कंडक्ट। तो हम लोग जब अंग्रेज के बारे में बुरा-भला बोलते हैं मॉडर्न युग में, तो क्यों बोलते हैं? जब हम लोग इतना समझते हैं तो? क्योंकि अंग्रेज का जो चाल-चलन था, ठीक है? चाल-चलन मतलब देश को चलाने का तरीका और ये वो था। ये पूर्णतः लालच से, है ना? और अपने स्वार्थ पे केंद्रित था और उसके बाद हम लोग की तरफ हेट्रेड भी था। हेट्रेड हिंदुस्तानियों को ना हेट्रेड पूरी दुनिया में सब दिन सहना पड़ा है। जब हुमायूँ आया था यहाँ पे, ठीक है? बाबर का बेटा था ना हुमायूँ। तो हुमायूँ जब यहाँ पे आया था, तो हुमायूँ ने लाइन लिखी एक पैराग्राफ हुमायूँनामा में। उस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा तो आपका खून जल जाएगा कि हिंदुस्तानियों को कितना बुरा-भला उसने कहा है और इस यहाँ की ज़मीन को, यहाँ की मिट्टी को, आपके प्यारे देश को वो कितना बुरे, कितने गंदे नज़रिए से वो देख रहा है। एकदम जैसे लगता है ना कि कोई म्लेच्छ है एकदम। तो छूने योग्य नहीं जैसे कहते हैं। तो गंदा है एकदम, कोई सूअर नाली से निकला है, इस तरीके से उसने शब्द लिखे हैं हुमायूँनामा में, भारतीयों के प्रति, भारत के प्रति। उसने भारतीयों को लिखा है कि भारतीय लोग इतने, इनका रंग इतना गंदा होता है कि ऐसा लगता है कि छुएँगे तो उनका सांवला रंग हमारे गोरे चमड़ी पे आ जाएगा। बहुत खराब जगह है, यहाँ खाने के लिए खरबूजे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। पता नहीं उस वक़्त जानकारी की कमी थी उनकी, कम्युनिकेशन की कमी थी या भाषा का नॉलेज नहीं था, जो भी था। तो मौसम को बहुत ज़्यादा कोसा है और हुमायूँ की स्थिति यही रहती थी कि भारत के वेदर में उनकी बॉडी कभी एडजस्ट कर नहीं पाई। तो हमेशा बीमार हो रही है वो, ऐसे ही करके उनका स्थिति रहा और भारत को कोसते ही रहे वो बीमार। तो हम लोग आते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ गए फ्रीडम स्ट्रगल का कि अंग्रेजी हुकूमत को हम लोग कोसते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे फ़ायदे में वो काम करता नहीं दिख रहा था। जब तक फ़ायदे में है तो अपना है और फ़ायदा नहीं है तो फिर परायेपन का भाव जो है आने लग गया, ठीक है? पति को पत्नी से फ़ायदा हो रहा है तो क्या लग रहा है कि पति बहुत अपना है, नहीं तो लग रहा है कि फिर ये तो सास-ससुर का बेटा है, ठीक है? बाद में मेरा पति है। तो ये एक बेसिक सी साइकोलॉजी है इंसान की। इसी साइकोलॉजी से हम लोग की हिस्ट्री भी गाइड हुई है। पर हम लोगों को क्या करना है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, वैसे हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज़ी हुकूमत आई, तो अंग्रेज़ी हुकूमत जब आई, तो हर कोई अपने ढंग से संस्कृति को बढ़ाना चाहता है और हर व्यक्ति क्या होता है, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, उसके अंदर प्राइड होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइड करना गलत है, प्राइड करना भी ठीक है। सबको अपनी संस्कृति, अपने रिलिजन, जो अपने कल्चर से टीचिंग मिली है, जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो भी सभ्यता उसको मिली है, तो उसपे कोई व्यक्ति फ़ख्र कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो क्या होता है कि जब आप कहीं पे रूल कर रहे हैं, है ना? बहुत कॉमन सेंस की बात है। आप कहीं पे रूल करने गए, तो आप तो चाहेंगे ना कि आप जिस कल्चर से हैं और आप, हर व्यक्ति अपने कल्चर पर गौरव महसूस करता है, अपने रिलीजन पर गौरव महसूस करता है। तो वो तो चाहेगा ही कि भाई इस बेटर चीज़ को सब में फैलाया जाए, सब में बाँटा जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि अंग्रेज भी इसी चीज़ से थे। लेकिन अंग्रेज के साथ एक दिक्कत था, हेट्रेड, है ना? मेरा रिलीजन अच्छा है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है। मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन सिर्फ़ मेरा ही रिलीजन अच्छा है और तुम लोग का खराब है, ठीक है? सिर्फ़ मेरा ही कल्चर अच्छा है, तुम लोग का खराब है। सिर्फ़ मेरा ही कलर अच्छा है, तुम लोग का कलर खराब है। सिर्फ़ मेरा ही नस्ल अच्छा है और तुम लोग का नस्ल खराब है। ये क्या हो गया? ये प्रॉब्लम हो गया।
तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हाँ, मेरा जो है आइडेंटिटी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सबसे अच्छी है, तो वहाँ तक ठीक है। अंग्रेज़ों के साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। अकबर के साथ ये दिक्कत नहीं थी, ठीक है? अकबर को कहा जा रहा है कि वो सहिष्णु सम्राट थे, मतलब इतना ज़्यादा उनमें ये प्रॉब्लम नहीं था। तो ये चीज़ जो है आपको जैसे इसमें ईरान के राजा दाहिर का नाम आता है, ठीक है? एक टाइम पे हिस्ट्री में आप लोग सुने होंगे। उनके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो उनको भी ग्रेट सम्राट कहा जाता है। तो अंग्रेजों के साथ दिक्कत थी क्या? हेट्रेड की। आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी वाला इंसिडेंट, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड ऐसे करके लिख दिया। मतलब कुत्तों को और भारतीयों को एक श्रेणी में रख के देखते थे ब्रिटेन। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। एक ब्रिटेन के लिए जो कहता है पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत है, लेकिन वैचारिक बौद्धिक रूप से इतना ज़्यादा नीच और गरीब वाली उसकी सोच है कि क्या बोला जाए। धन से अमीर होने में थोड़ी ना लेट लगता है, तुरंत आदमी हो जाता है, कोई भी देश या कुछ भी हो, बहुत तरीके हैं। असल अमीरी क्या है? विचार की अमीरी, संस्कार की अमीरी। तो वो एब्सेंट थी। उसके बाद ये जब भारत में आए, तो इनको लगा ही नहीं कि जब भारत में आए तो भारतीय चीज़ों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि भारतीय लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों रह रहे हैं। तो ये लोग कन्वेंट वाले उस भाव से ग्रसित थे कि नहीं भाई, ये लोग तो बर्बाद है, कुछ नहीं है ये लोग, ऐसे-वैसे। ये लोग भारतीय सिस्टम को ही नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए, भाषा का भी बैरियर था और इसमें भी क्या हुआ, अंग्रेजों में भी जो लोग समझ पाए, वो लोग कहलाए ओरिएंटलिस्ट, ठीक है? और जो नहीं समझ पाए, वो उन लोगों को हम लोग ब्रिटिशर ही जानते हैं। ओरिएंटलिस्ट लोग मतलब कुछ अंग्रेज लोग थे जिन्होंने यहाँ पे रह कर के, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सरकार के थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो जब भारत के लोगों से मिले-जुले, भारत की संस्कृति को समझा, भाषा को समझा, तो जब समझ जाएँगे आप किसी चीज़ को, तो थोड़ी ना आप उसको जो है आप बुरा-भला ऐसे-वैसे कहेंगे। अगर कोई चीज़ बुरी होती है, अगर कोई भी रिलीजन दुनिया में बुरा होता, तो इतना आदमी थोड़ी ना फॉलो कर रहा होता उसको। ठीक है, मान लीजिए कि आपका पड़ोसी गलत है, आप जिससे ईर्ष्या करते हैं वो व्यक्ति गलत है, लेकिन इतना-इतना लाखों करोड़ों लोग रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं दुनिया में। कोई भी रिलीजन अगर गलत होता, अमानवीय होता, तो इतने लोग उसको थोड़ी ना अच्छा मान रहे होते। तो यही दिक्कत है। कुछ लोगों ने देखा देखा तो जो है, तो हम लोग के यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम का विकास हुआ, स्टार्टिंग से जब हम लोग एजुकेशन सिस्टम के विकास की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वो जो कमिटियाँ बनी है, वो कमिटियों में 2 तरह के लोग थे, ठीक है? तो कमिटी हमेशा 2 फाड़ हो जाया करती थी। ओरिएंटलिस्ट लोग कहते थे कि नहीं, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, यही अच्छा है। एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम यही है, इसी को लगाइए। और अंग्रेज लोग जो कहते थे, जो उनके साथ इंग्लिश प्राइड वाली बात थी कि नहीं, ब्रिटिश प्राइड है, क्या तुम भारत के हो गए, भारत आके तुम लोग भारतीय हो गए जी, ब्रिटिश प्राइड भूल गए तुम। तो वैसे लोग जो थे, वैसे लोग जो है, इसको पुश करते थे अंग्रेजी शिक्षा को। लॉर्ड मैकाले वैसे ही लोगों में थे जो कि भारतीय दर्शन और भारतीय चीज़ों को, नॉलेज को, सारी चीज़ों को, जितनी भी है, चाहे आपके संस्कृत बेस्ड हो या इस्लामिक बेस्ड टीचिंग हो, सबको जो हिकारत भरी नज़रों से ये लोग देखते थे। तो बोला कि नहीं, हटाओ इसको। और अंतिम में क्या हुआ, ओरिएंटलिस्ट लोग वैसी कमिटियों में, ओरिएंटलिस्ट और इनकी संख्या जो है ना लगभग बराबर पड़ जाती थी। तो कोई भी फैसला हो, कुछ भी हो, तो टाई हो जाता था कि क्या करें। तो फिर कुछ पॉलिटिकल दिमाग लगाया गया उसमें, और ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, वो तो यही चाहेगा ना कि मेरा ही कल्चर तुम लोग फॉलो करो, अपना कल्चर छोड़ो, मानसिक गुलामी। तो पॉलिटिकल दांव-पेच लगा करके 2 ओरिएंटलिस्ट को उस कमिटी से कम किया गया। तो क्या हो गया, जब कमिटी से कम किया गया, तो वोट ज़्यादा बढ़ गए किसके? जो प्राउड ब्रिटिश लोग थे उनके। तो ब्रिटिश पक्ष में सारा कुछ आया। तो उसी में क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो एजुकेशन का सिस्टम था, आप लोग 2 विश्वविद्यालय का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। एक ऑक्सफोर्ड और दूसरा कैम्ब्रिज। भारतीय लोग इसका बहुत ज़्यादा गुण गाते हैं, लेकिन और दोनों की डिक्शनरी भी है, ठीक है? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी और कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, दोनों से घटिया डिक्शनरी कोई अंग्रेजी का है ही नहीं। क्योंकि इनका काम था भाषा को अनुवाद कर देना, भाषा को समझने के प्रति इन लोगों का कभी एटीट्यूड शुरू से रहा नहीं, कि क्या है। तो इस कारण से जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, जो यूजुअली बहुत ज़्यादा बाज़ार में बिकती है, दुर्भाग्य से वो सबसे घटिया डिक्शनरी है। तो सबसे अच्छी डिक्शनरी कौन है? 2 है, मेरियम वेबस्टर, ठीक है? दुनिया के टॉप
डिक्शनरी में इसका नाम आता है, मेरियम वेबस्टर और दूसरा कॉलिंस। ये 2 डिक्शनरी जो है ना, इसमें तय नहीं हो पाता है कि दोनों में टॉप में कौन पे है। और इंडिया के लिए जो सबसे अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है, सबसे सबसे अच्छी मतलब विद्वानों के द्वारा जो है वो मानी गई है डिक्शनरी, उसका नाम है फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी। कामिल बुल्के, ये गोड्डा के एक कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और संस्कृत के भी। फादर कामिल बुल्के अंग्रेज थे ये, चर्च के पादरी भी होंगे इसीलिए फादर कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इनका कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का एटीट्यूड था, ये क्या था? भारतीयों के प्रति हिकारत भरे दृष्टिकोण से, इनकी संस्कृति के प्रति नहीं, तुम अपना अपनी बात मत करो, मेरी बात सुनो। तो इस तरीके का जब इनका अथॉरिटेरियन व्यू था, तो इसी के लाइंस पर बनाया गया कि जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का उस टाइम पूरी दुनिया में नाम था, ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का, 2 ही तो थे ही यूके में। अब यूके की 2 यूनिवर्सिटी का पूरे दुनिया में क्यों नाम था? क्योंकि पूरी दुनिया, लगभग दुनिया के लगभग सभी देश तो, या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, यूनाइटेड किंगडम के झंडे के अंदर ही आते थे। अगर कोई किसी देश की ज़मीन पर यूनाइटेड किंगडम का झंडा फहर रहा है, तो फिर तो वो उसके अंदर ही हुआ, और अगर नहीं फहर रहा है, तो कुछ संधियाँ, कुछ मजबूरियाँ, कुछ ट्रेड एम्बार्गोज़ इस तरीके से लगे हुए हैं, आपसी संबंध इस तरीके का है कि वो मालिक के ओहदे पे है, आप नौकर के ओहदे पे, भले ही आपका झंडा अपना है, आपके यहाँ ब्रिटिश फ्लैग नहीं फहर रहा है। तो ऐसी स्थिति थी, तो लगभग जो है ना पूरी दुनिया पे हुकूमत उस समय ब्रिटिश सल्तनत का ही चलता था। तो इसी कारण से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन इन दोनों से बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बहुत जगह पे थी। जैसे हम लोगों ने साइकोलॉजी में देखा कि जर्मनी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था, है ना? लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी और जर्मनी में साइंस का कल्चर बहुत ज़्यादा था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के इतिहास की अगर बात करें, तो ये दोनों कहाँ से निकला है? दोनों एक ही जगह से निकला है, जिसको कहते हैं कॉन्वेंट। कॉन्वेंट शब्द कहाँ से निकला है? ये मिला है कॉन्वीन से। कॉन्वीन, ठीक है? कॉन्वीन का अर्थ क्या होता है? कॉन्वीन का अर्थ होता है मिलना, मीटिंग, ठीक है? ये किस मीटिंग को बताता है? इसी को कॉन्वोकेशन भी कहते हैं। कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन, ठीक है? याद रहेगा। अब कॉन्वोकेशन कब होता है? कॉन्वोकेशन होता है छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? चर्च जाते हैं। तो चर्च में जो रिलीजियस मीटिंग होती थी, ठीक है? उसी को कहता था कि मीटिंग कन्वीन हो रहा है, यानी कन्वोकेट हो रहा है। तो वहीं पे लोगों में चर्चा हुई कि नहीं, चर्च के लाइन्स पे एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, जैसा चर्च चाहती है। तो अब रिलीजन अगर कोई एजुकेशन सिस्टम बनाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें लॉजिक तो एब्सेंट होगा ही। सबसे ज़्यादा स्थान अगर रहेगा तो अथॉरिटी का, जो बोला जा रहा है वो सुनो, ठीक है? अभी एक बंदा जो है कहाँ का था, यूएस की यूनिवर्सिटी का, वो एक लेख लिखा होगा, कहीं यूनिवर्सिटी में कुछ चल रहा था, मतलब लेख कॉम्पिटिशन होता है, ऐसे लिखा। उस ऐसे में क्या किया कि वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो है अपना ऐसे लिख दिया। तो अब उसको जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। अब बताइए कोई ग्राउंड है? व्यक्ति का अपना है कि वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, कोई इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, उसका अपना दर्शन है, अपना दृष्टिकोण है। सिर्फ़ उसने ऐसे कॉम्पिटिशन में ऐसे लिखा तो उसको जो है यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया। तो जबकि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके की हरकतें करें, तो आप उसको क्या कहिएगा कि ये है एक्चुअली में पढ़ाई की जगह या अथॉरिटी की जगह है? तो इनका जो मूड डेवलप हुआ ना, इसको समझिए, चर्च से जो भी मूड डेवलप होगा, वहाँ पे अथॉरिटी की बात होगी, वहाँ पे लॉजिक की बात नहीं होगी। जैसे हम शहर के एक बड़े और फेमस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो हमको बोला गया कि वो गले से हनुमान जी का वो निकाल लीजिए, मतलब पहले बोला कि अंगूठी निकाल लीजिए, बोले ठीक है। अंगूठी आपको देख के बच्चे भी पहनने लगे, निकाल लिया। दूसरे दिन बोला कड़ा निकाल लीजिए, चलो कड़ा भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो बच्चे पहन के आने लगेंगे, क्योंकि बच्चे पहन के आएँगे तो फिर मारपीट करेंगे इससे, हम बोले चलो वो भी ठीक है। जब तीसरे दिन बोला गया कि जो है वो हनुमान जी का गले से वो निकाल दीजिए, तो फिर उसके बाद चौथे दिन हम उसके बाद कभी फिर स्कूल ही नहीं गए। हम बोले कि नहीं ठीक है, आप आपका स्कूल ज़िंदाबाद, हम अपना काम कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरीके से मतलब सबका अपना-अपना क्या है ओपिनियन है कि वो क्या पहनेगा, नहीं पहनेगा। आप आउटर चीज़ें वो कर सकते हैं, इनर चीज़ें नहीं कर सकते। बट चर्च के साथ क्या दिक्कत है, किसी भी रिलीजियस अथॉरिटी के साथ, हम कह रहे हैं चर्च की बात नहीं। आप अगर गुरुकुल में जाकर के पढ़ते हैं या वैसे कोई हिंदू रिलीजियस स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, जैसे इस्कॉन वगैरह का स्कूल चलता है, तो वहाँ पे वो उस ढंग से प्रेयर कराएँगे। आप मदरसे में जाकर के पढ़ेंगे, तो आपको जो है उस ढंग से उसको अपने रिलीजियस की टीचिंग्स को सिखाएँगे, और फिर वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे लॉजिक नहीं होगा।
वहाँ पे ज़बरदस्ती का लॉजिक होगा चीज़ों को प्रूव करने के लिए, उसको इलॉजिकल, है ना? मतलब लॉजिक की हत्या जिसको हम लोग इसमें कॉग्निटिव बायस में और लॉजिकल फैलेसीज़ में हम लोग पढ़ेंगे, उन चीज़ों का तर्क में यूज़ करके रिलीजियस लीडर्स जो है, उसको ऐसे प्रूव करते हैं जैसे लोगों को लगता है कि नहीं वो ये क्या तर्क दिया, गजब तर्क दिया। बट उस तर्क का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। तो वैसे सभी तर्कों के खंडन की विधि को हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, पेपर 1 वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोगों ने देखा कि क्या है कि कॉन्वेंट से ये सारी चीज़ें निकली है, तो इस तरह का मूड है। तो जब इस तरह का मूड है तो आप लोग जिस्ट समझ लीजिए कि पूरी कहानी का, राम कहानी का ना मतलब पूरे रामायण का जैसे एक सार होता है, वैसे ही इसका सार यही है कि नेगेटिव व्यू में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा। जब नेगेटिव व्यू में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा तो क्या उसको पनपने देगा? नहीं पनपने देगा। यही हुआ है पूरी कहानी। अब हम लोग थोड़ा फैक्ट एंड फिगर्स देख लेते हैं। तो इसके बेसिस पे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बेसिस पे इंडिया में भी चीजें स्टैब्लिश होने लगी। जब इंडिया में चीजें स्टैब्लिश होने लगी तो इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज वैसे ही बनने लगी, वैसे ही चीजें पढ़ाई जाने लगी और इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ भी वही होने लगा। जैसे हम बताए कि एक कॉन्वेंट स्कूल में हम गए थे पढ़ाने के लिए, तो हम चूंकि उसी कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो और खुद मेरा भी मतलब क्रिश्चियनिटी रिलीजन से कुछ वैसा नहीं है, मतलब हमको भी बहुत श्रद्धा है जीसस क्राइस्ट से, इवन सभी से है। तो वो वाली चीज़ है। बट आप अगर ये कहोगे कि मतलब अपने अंदर का भी वो धागा खोलो यार, वो तो दिख भी नहीं रहा। आपको क्या मतलब, हम दिखा भी नहीं रहे ना आपको वहाँ पे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि रिलीजियस बायस जो है इसको कहते हैं रिलीजियस बायस। इसके बेसिस पे बनी है यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने अगर सुभाष चंद्र बोस का इंसिडेंट सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता में जिस कॉलेज के स्टूडेंट थे, कॉलेज का नाम तो याद नहीं, वो किसी रेप्यूटेड कॉलेज के स्टूडेंट थे और अपने बैच के टॉपर भी थे, ठीक है। और किसी प्रोफेसर ने उनको जलील किया था, अंग्रेज प्रोफेसर ने, वो मतलब हाथ का धागा खोलने के लिए कहा तो ये मना कर दिए। तो उसपे काफी जलील कर दिया उसको, तो ये प्रोफेसर को मारने पे उतारू हो गए थे और क्लास में पीट दिए थे। इसके हिसाब से फिर सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से बाहर निकाला जाना, टीसी मिलने वाला था कि कैसे वो चीज़ हो गया। उनको डीन के पास ले जाया गया, यूनिवर्सिटी के वीसी के पास, हर जगह ले जाया गया, सुभाष चंद्र बोस कहीं नहीं झुके, ठीक है। वो बोले कि नहीं मेरा एडमिशन भी कैंसल नहीं कर सकते आप, बाहर भी नहीं निकाल सकते और हमसे धागा भी नहीं खुलवा सकते। लॉजिकली जो है एक वकील की तरह उससे फाइट किया और लास्ट में उस अंग्रेज प्रोफेसर को उस ग्रेजुएशन 3rd ईयर के स्टूडेंट से माफी मांगनी पड़ी पूरी क्लास के सामने। और उसके बाद उन दोनों का रिलेशन भी बहुत अच्छा रहा, मतलब तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थी सोचिए उस टाइम पे। तो ये चीज़ जो है हम लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का जो नेचर है और जो हम लोग के रिसर्च और एकेडमिया का जो नेचर है, ये कई बार अथॉरिटी से डिसाइड होता है। ये इस तरीके से डिसाइड नहीं होता है कि सही क्या है और विज्ञान के लिए अच्छा क्या है। खासकर ब्रिटिशर्स में और यूनाइटेड किंगडम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जर्मनी में ऐसा था, इसीलिए जर्मनी में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से पंप मारा, बहुत तेज़ी से जर्मनी आगे बढ़ी। जर्मनी जर्मन मेड मशीनें हों, घड़ियाँ हों, ये सब बहुत महँगी होती है। उनकी इंजीनियरिंग भी जो एक नंबर कही जाती है, गाड़ियाँ हो, जो भी होते हैं। आगे से हम लोग आकर के जाते हैं कि 20th सेंचुरी, हाँ, तो फॉर्मल एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। फॉर्मल एजुकेशन किसको कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के किसको कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है एक फॉर्मेट में जो होता है, ठीक है, फॉर्मेट है। अब तो 10+2+4 हो गया, तो एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको एडमिशन लेना होगा पहली कक्षा में, फिर एग्जाम देना होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर एग्जाम देना होगा। साल में 3 बार एग्जाम देंगे, तीसरा एग्जाम फाइनल होगा। उसके बाद आपको ये, तो इस तरीके से जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है कि धीरे-धीरे बढ़ना, ठीक है? इसका शाब्दिक अर्थ ही ये होता है धीरे-धीरे। तो जब आप 1 क्लास से ग्रेजुएट होते-होते, आप फाइनली जो है एक प्रॉपर ग्रेजुएटेड हो जाते हैं। मतलब 10 प्लस 2 प्लस 3 आज के टाइम में, एनईपी के टाइम में 4, ठीक है? तो 15 साल के बाद जो है आपको शिक्षित कहा जाता है या शिक्षित समझा जाता है, एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड, ठीक है? यानी कि आपने सभी कदम जो है ग्रेजुअली, ग्रेजुएटेड के पीछे एक वर्ड है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीमा-धीमा, धीमे-धीमे आपने सारा कदम पूरा कर लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन की जो शुरुआत है, अब एजुकेशन की शुरुआत हम लोग पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड में कि उसका कोई डेट नहीं कहा जा सकता है ना? तो आप लोग भी जहाँ पे भी आंसर राइटिंग कीजिएगा,
और कहीं पे भी मेंशन कीजिएगा थ्योरेटिकल वे में तो एजुकेशन के साथ जो है ना फॉर्मल वर्ड जरूर लगाइएगा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन। नहीं तो फिर वो थोड़ा अटपटा हो जाएगा, हो सकता है कि 1 नंबर अगर काट ले, अगर मेरे जैसा आदमी हो देखने वाला कॉपी। तो फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग देखा कि 20th सेंचुरी में यानी 1990s में जो है जाकर के साइकोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट हुई है भारतवर्ष में। कहाँ हुई, कैसे हुई, इस पे हम लोग आगे जाते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट हुई तो इसके रूट्स क्या थे, इसके रूट्स को पहले जान लेते हैं। 18th सेंचुरी की जैसे बात करते हैं, ठीक है, 18th सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी हो गया 1900, 18th सेंचुरी हो गया आपका 1700 समथिंग से, 1700 समथिंग से, 1700 से लेकर के 1799 तक ये 18th सेंचुरी हो गया। उसके बाद 19th सेंचुरी हो गया 1800 से लेकर के 1899 तक। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी साइकोलॉजी की चीजों का विकास जो है इन दो सदियों में बहुत तेजी से हुआ, खासकर 19वीं सदी में, जब विल्हेम वुंड ने क्या किया था कि अपना लैब बनाया था। 1800 समथिंग में ही बनाया था ना उन्होंने अपना लैब। कब बनाया था बताइए, कोई याद है किसी को? 1879। हाँ ठीक है, 1879 मतलब 19वीं शताब्दी के लगभग लगभग अंत में। तो उस टाइम पे जो है काम हुआ, तो ये इनका, इसके पहले अगर 17वीं शताब्दी की बात करें, सॉरी 18th सेंचुरी की बात करें, यहाँ पे 1770 तो इस समय जो विकास हुआ साइकोलॉजी के, जो जो डेवलपमेंट्स हुआ था इस समय, वो मेनली कैसा था, फिलोसॉफिकल नेचर का था। और इस वाले पीरियड में क्या था, साइंटिफिक नेचर का था। अब साइंस क्या है, साइंस एक प्रोसेस है, और साइंस साइंटिफिक व्यू क्या है, एक सोचने का एक तरीका है ना, एक दर्शन का एक तरीका है। दर्शन मतलब क्या होता है, जैसे मेरा हमारा दृष्टिकोण है दुनिया को देखने का, हम ऐसे देखेंगे ऐसे समझे। तो सभी तरीके के दर्शन में एक दर्शन है वैज्ञानिक दर्शन, ठीक है। और उस वैज्ञानिक दर्शन की उत्पत्ति, उस वैज्ञानिक दर्शन का नतीजा क्या है, रिजल्ट, आउटपुट क्या है, उस वैज्ञानिक दर्शन का आउटपुट है विज्ञान, जो कि एक प्रोसेस है। और इसीलिए विज्ञान क्या है, एक प्रोसेस है, मेथड पे फोकस है, और दूसरा क्या है, एक दर्शन भी है विज्ञान, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि फिलॉसफी जो है केवल आर्ट है, वो साइंस नहीं है। फिलॉसफी का ही एक पार्ट साइंस आता है और फिलॉसफी आर्ट में आता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो चीजें हुई थी वो फिलोसफिकल नेचर की थी। 1800 के बाद की जो चीजें हुई वो साइंटिफिक नेचर की थी। अब शुरुआती दौर की चीजें सर फिलोसफिकल फिलोसफिकल क्यों है, ये बाद के 19वीं सदी के समय जो है साइंटिफिक कैसे हो गई? ऐसा क्या हो गया कि जो है बदलाव हुआ? जब भी समय में या सोच में बदलाव होता है तो उसका कारण कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं। इस समय जो है ना, ये 1800 से 1899 का पीरियड जो है ना, आप अगर विश्व इतिहास में पढ़िएगा तो दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए। युद्ध क्या होता है, विकास का कारण बनता है। क्योंकि जब युद्ध होती है ना, तो जैसे कि आपका बॉडी जब फाइट करेगा तो आपका बॉडी आपके ऑप्टिमम में होता है, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ा हुआ होता है, पावर बढ़ जाता है, मसल का जो है वो थ्रो करने का जो है पावर बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है। हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से दिमाग तेजी से काम करने लगता है। अलग बात है कि इमोशनल पार्ट ज्यादा तेजी से काम करता है, ठीक है। पर जो व्यक्ति ट्रेंड है, जिसके पास कोल्ड एंगर है, ठीक है, जिसने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लिया है, और वो अगर गुस्सा आ रहा है तो फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गुस्से के वक्त उसका दिमाग तेज काम करेगा, है ना, इमोशन भावनात्मक काम नहीं करेगा, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हो सकता है वो एग्रेसिव दिखे नहीं, पर वो बहुत कुछ बिना एग्रेशन दिखाए भी कर सकता है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, युद्ध का बहुत ज्यादा समय था। एक कारण था ये जो 19वीं सदी थी, दुनिया में बहुत जगह पे युद्ध हो रहे थे। तो युद्ध जब हो रहा था तो सब कुछ चरम पे था। युद्ध जब होता है, मान लीजिए कि आपको किसी से केस लग गया, ठीक है, मारपीट का आप केस कर रहे हैं, आपको करना होगा थाना, पुलिस, अदालत, ठीक है। और हर आदमी क्या होता है कि अब जैसे किसी से आपको मारपीट हो गया, दो चार पसलियां तोड़ दी, और आपका भी दांत टूट गया, ठीक है, तो दोनों का हो गया, तो सबसे पहले हॉस्पिटल। 3 जगह है जो कि आम आदमी जीवन में कभी नहीं जाना चाहता है, एक थाना, दूसरा कोर्ट और तीसरा हॉस्पिटल।
तीनों जगह का आपको चक्कर लग जाएगा, तो क्या होगा कि आपके फंड पे असर पड़ेगा, आपके फैमिली के बजट पे, कमाई कितना भी कमा रहे हैं, उसमें एक जो है ना बहुत बड़ा-सा हिस्सा जो है निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है? और अंतिम में आप आएँगे समझौते पे। जब डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे तब कहें कि नहीं भाई लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ ज़रूरी है, खाने-पीने का अनुशासन ज़रूरी है, सोना-जगना ज़रूरी है ना? जब पुलिस के चक्कर में पड़ जाएँगे तब पता चलेगा कि यार इतना एटीट्यूड में नहीं रहने का हर वक़्त, है ना? थोड़ा ठंड रखना ज़रूरी है। कचहरी के चक्कर में पड़ के आदमी को पेशेंस आता है और कुछ न्याय तो नहीं मिलता, सिर्फ़ पेशेंस मिल जाता है। वही सोचता है कि यही पहले मिल गया होता तो लफड़ा में पड़े ही नहीं होते। तो वही चीज़ होती है, जब देश में युद्ध होता है, तो युद्ध तो अपने कर लेते हैं लोग, ईगो पे कि ऐसे-वैसे ये करना, वो करना। फिलॉसफी पे युद्ध कर लिया है ना, कि मेरा ये विचार है, तुम्हारा ये विचार है। तुम कम्युनिस्ट हो, हम कैपिटलिस्ट हैं, तो तुमको हम ज़िंदा नहीं रहने देंगे। काहे? काहे कि मेरा विचार अच्छा है, तुम्हारा विचार खराब है, चलो मार करते हैं। चलो अपने फ्री का जो सिटीज़न सब है, जिसका टैक्स का पैसा चूस रहे हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, देश के लिए लड़ो, मरो, जान दो, ठीक है? और अपने घर के बीवी-बच्चों को बेलल्ला कर दो। क्यों? क्योंकि हम रूलर हैं, म हमको सनक चढ़ गया है कि हमको ये करना है। तो इस तरीके से क्या है कि आप फंडिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप टैक्स ज़्यादा लगेंगे, जब भी वार होगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा। टैक्स ज़्यादा लगेगा क्यों? क्योंकि पटाखे फोड़ रहे हैं आप, जैसे कि मान लीजिए दीपावली में ₹100 का पटाखा आप फोड़े, तो ₹100 को क्या किया? आग ही ना लगाए नोट को, और तो कुछ नहीं किए। वार में भी यही होता है। एक-एक जो मिसाइल, एक-एक जो मतलब रॉकेट लॉन्चर जो गिरता है, उसका दाम जो है 7-8 हज़ार रुपए से तो कम नहीं होता है, और धुइयाँ का धुइयाँ उड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं युद्ध में जो है पूरा। तो उतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जो इंडस्ट्रीज़ है, जो लोग हैं, उन पे टैक्स लगाया जा रहा है। अब जब इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ बचेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? मज़दूर को और हड़काएगा, "ए और काम करो जी, हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे पेट पे लात पड़ रहा है। मेरा फैक्ट्री जो है बंद करने का नौबत आ रहा है, तुम लोग 2 घंटा की जगह 10 घंटा काम करो।" इस तरीके से जो है काम बढ़ाया जाएगा। तो क्या होगी कि एक तरीके से समझिए इसको कहते हैं हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अगर उसके व्यू पॉइंट से देखें तो वो लोग वार को एनर्जी के रूप में देखता है, कि नहीं एनर्जी बढ़ता है कंट्री का। जो आलसी लोग हैं, जो सोया हुआ लोग है, वो सब तत्पर हो जाता है ना, साइंस तेज़ी से बढ़ने लगता है, लोग ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, है ना, लोग राष्ट्र के नाम पे बंदूक उठाने लगते हैं। तो एक बहुत ग्लोरियस पीरियड होता है, उसके दृष्टिकोण से वो है। नीचे जो पिस रहा है, उसका दृष्टिकोण कुछ और है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वार हुआ, तो क्या हुआ? लोगों पर प्रेशर पड़ा, एनर्जी आई लोगों में, तो उस एनर्जी का नतीजा ये हुआ कि विज्ञान तेज़ी से डेवलप हुआ। अब वो कैसी एनर्जी थी सर? एनर्जी यही थी कि जब फैक्ट्री वर्करों को लगने लगा, फैक्ट्री मालिकों को, कि जो है कि जो है मतलब इतना लोगों से काम ले रहे हैं, चुसवा रहे हैं, पूरा एकदम जो है सबका खून चूस के एकदम जो है पूरा ले रहे हैं, उसके बाद भी जो है मेरा फैक्ट्री मुनाफ़े में नहीं जा रहा है, फैक्ट्री बंद करने का नौबत आ रहा है, कर्जा बढ़े जा रहा है, करें तो करें क्या? तब जाके इज़्ज़त करना लोगों ने शुरू की वैज्ञानिकों का, है ना? वैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? ये 2 आदमी का इज़्ज़त लोग तभी करता है ना, जब जीवन में जो है ना, उसके पास और कोई जगह नहीं बचता है जाने के लिए, ठीक है? तभी अदरवाइज़ जो है ना आप देखिएगा कि मतलब हम लोग के बिहार के समाज में पढ़े-लिखे जगह पे ऐसा नहीं होता है कि आपको पता अगर चल गया कि आप साइकोलॉजी हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अगला ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हम साइकोलॉजी का पी भी नहीं जानते हैं, तो भी तुमसे ज़्यादा साइकोलॉजी का अनुभव हमको है, तुम क्या जानते हो? तो ऐसी चीज़ें आप लोग को भी फेस करनी पड़ी ही होंगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फिलॉसफिकल और साइंटिफिक चीज़ें कैसे-कैसे अंतर करती हैं एक समय के साथ-साथ। तो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट को खोजा कि भाई अब साइंटिस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यही समय था जब औद्योगिक क्रांति आई, और क्यों आई? युद्ध के कारण आई। इसके पहले भी वैज्ञानिक थे, ये जो आप देख रहे हैं ना 1700 और 1799 फिलॉसफिकल लोग थे, और फिलॉसफी से ही जब विज्ञान निकल रहा है, तो ये कहने का मतलब थोड़ी ना है कि जो है कि फिलॉसफी जो है बेकार चीज़ है। फिलॉसफी विज्ञान का मूल है, फादर है उसका। न्यूटन जो थे, वो क्या थे? फिलॉसफर थे। हम लोग उनको साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, क्योंकि बाद में लोगों ने उसको साइंटिस्ट के रूप में जाना, बट न्यूटन एक फिलॉसफर थे। आप जितने मैथमेटिशियंस लोगों का देखिएगा, सबके सब फिलॉसफर रह चुके हैं। उसके बाद फिलॉसफी से जो ब्रांच निकलता है एक साइंस, उसमें वो लोग एंटर किए, तो बहुत अच्छा काम किए। तो इन लोगों ने क्या किया था, औद्योगिक क्रांति के पहले ही मशीनें वगैरह बनाई थी, ठीक है?
सब कुछ मशीन बनाया और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लेकर के गए, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है पैसा वाला आदमी है, वो ज्ञान को कभी वैल्यू देगा? वो बोले यार तुम साइंटिस्ट है, बड़ा कहा यार, मशीन बना, हटो यहाँ से। वैल्यू ही नहीं किया उसको। ये सोचा कि यार हम लोग आविष्कार किए, एक से एक मशीन, स्टीम इंजन बनाए, ये बनाए वो बनाए, और सोचे कि स्टीम इंजन को कौन खरीदेगा? तो वो आदमी जो फैक्ट्री चला रहा है, जिसको लेबर को इतना पैसा देना पड़ रहा है, वो खरीदेगा स्टीम इंजन। उसका लेबर कॉस्ट बचेगा तो उसको फायदा होगा, ये सोच के मशीन बना करके गया वहां, और वहां से इसको भगा दिया। अब आ गया वापस, करें तो करें क्या? तो अंतिम में इसके जो साइंटिस्ट लोगों ने, जितनी मशीनें हम लोग आज के समय में पढ़ते हैं, इसका आविष्कार उसने किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, हैंडलूम का आविष्कार किया, ये सब का, ये सब आविष्कार जो है ना, अंतिम में गांव वालों को बेचना पड़ा इन लोगों को। गांव वालों ने मतलब किसी तरीके से लोहा का ये वो का खर्च ऊपर हुआ है, चंदा चिट्ठा कैसो करके जो है, तो इस तरीके से। और फिर इससे क्या हुआ, गाँव वाले लोगों ने क्यों खरीदा? क्योंकि ये लोग फैक्ट्री में जाके काम करते थे, तो इन लोगों को खटाया जाता बहुत गंदे तरीके से। अब ये लोग सोच रहा है कि किसी तरीके से छुटकारा पाएँ। अगर मेरे पास कुछ सामान आ जाए, कुछ वैसा हो जाए, तो चंदा करके जो है ना, यूके में और यूरोप में यही चीज़ें होने लगी। गाँव में लोगों ने, फैक्ट्री वर्कर्स ने अब चंदा करके पैसा सेविंग से ऐसे सबका डाल के एक जगह पे कहीं पे लूम बिठाया, कहीं पे कुछ बिठाया। बोला कि चलो अब अपना रोज़गार स्वयं करेंगे, है ना? अपना बुनकरी स्वयं करेंगे, वहाँ किसी के मिल में जाकर के नहीं करेंगे। तो उसके बाद अपना काम करेंगे। तो यहाँ से धीरे-धीरे क्या हुआ कि उन लोगों की आइडेंटिटी बननी शुरू हुई। आइडेंटिटी बननी शुरू हुई तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया। और उधर जो फैक्ट्री वर्कर थे वो चौड़ में थे कि बे भैया ये सब फालतू सा मशीन-मशीन हमको क्या करना है लेकर के। तो लेकिन जब युद्ध हो गया ना, तब इन लोगों को लगा कि अब तो लेना पड़ेगा, अब तो मजबूरी हो गया। मजबूरी के टाइम पे खोजा गया साइंटिस्ट को कि भाई साइंटिस्ट तुम क्या मशीन लेकर के आए थे? आओ मेरे पास। साइंटिस्ट ने बोला नहीं, अब तो मेरे पास मशीन है नहीं। तो उन्होंने हमको तो चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा बस। फिर साइंटिस्ट वहाँ से अमीर होने लगे। तो वो जो दौर था 1800 से 1899 का, यहाँ पे आप देखिएगा कि साइंटिस्ट होना बहुत इज़्ज़त की बात थी, ठीक है? बहुत अमीर की बात थी। ये समाज आपको इज़्ज़त तभी देता है जब आप में अपना मतलब ढूँढता है। इसके अलावा जो भी रिस्पेक्ट आपको कर रहा है, ठीक है? तो आपका भ्रम है कि कोई व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट है, तो कर रहा है। हाँ, अदरवाइज़ विद्या और संस्कार के लिए कर रहा है तो अलग बात है। नहीं तो क्या है, रिस्पेक्ट भी करता है व्यक्ति तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब ही रहता है। यही चीज़ हम लोगों ने देखा इस सम टाइम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, कि मतलब से जो है साइंटिस्ट का वो क्या, साइंटिस्ट ने बोला अभी मौका है, दो, पैसा दो। साइंटिस्ट लोग बनते गए अमीर। अमीर बनते गए तो क्या होता गया? लैब बनाते गए। याद आया लिप्जिग महोदय का? तो लैब बनाते गए। तो अब जब लैब बन गया, तो लैब क्या होता है? एक साइंटिफिक फैक्ट्री होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप विज्ञान की चीज़ों को कर रहे होते हैं। वहाँ पे टूल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो विज्ञान करने लगे। जब विज्ञान होने लगा, जो एक चीज़ को जिसको लोग पागल मानते थे, कभी कुछ बोल दिया वैज्ञानिक तो कोई कोड़ा मार दिया, कोई पत्थर मार दिया, कोई फांसी पे चढ़ा दिया। मतलब ऐसा वाला, इस वाले समाज से 1700 के पहले जो टाइम था ना, वो वही टाइम था। वैज्ञानिक होना पाप हुआ करता था उस टाइम पे। उसको पागल कहा जाता था, जिन्न के द्वारा पजेस्ट कहा जाता था, शैतान का पुजारी कहा जाता था, क्या नहीं कहा जाता था। खाली एक बात आप बोल तो दीजिए विज्ञान के बारे में, जो रिलीजन से मैच नहीं करता हो। वहाँ से बढ़ते-बढ़ते जब हम लोग यहाँ तक आए, तो विज्ञान होने लगा। जब विज्ञान काम करने लगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने, बड़े लोगों ने जब इसका फ़ायदा देखा, तो दुनिया तो चलती है बड़े लोगों के नक्शे कदम पर। तो लोगों ने भी वैज्ञानिकों को इज़्ज़त देना चालू कर दिया कि अरे भाई नहीं, अंबानी अगर जो है किसी को बुला करके जो है इज़्ज़त दे रहा है, सर-सर बोल रहा है, बढ़िया से बात कर रहा है, साथ में चाय पिला रहा है, इसका मतलब बड़ा आदमी है। अब बड़ा है कि छोटा है हम तो समझ नहीं सकते हैं, अंबानी इज़्ज़त करेगा तभी ना समझेंगे बड़ा आदमी है। तो वैसे वाली ही बात थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वैज्ञानिक मजबूत होते गए, और वैज्ञानिक मजबूत होते गए तो क्या होता गया, इनके साथ-साथ विज्ञान मजबूत होता गया, लैब्स मजबूत होते गए, ठीक है? और लैब्स में लोगों की आस्था समय के साथ-साथ बढ़ती चली गई। और इसके साथ-साथ क्या हुआ, लैब्स में जब लोगों की आस्था बढ़ी, तो विज्ञान में लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। और जब विज्ञान में लोगों की आस्था बढ़ती चली गई, तो रिलीजन का पावर जो है क्या होने लगा, कम होने लगा। ये वो दौर आया जब रिलीजन का पावर कम होने लगा और साइंस का पावर ज़्यादा होने लगा। तो कुछ लोगों को ये लगने लगा कि रिलीजन और साइंस एक-दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों दुश्मन होगा? साइंस अपना एक अलग रास्ता है, रिलीजन अपना एक अलग रास्ता है। आप दोनों को मिलाएँगे तब ना दिक्कत होगा। आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए अलग-अलग जगहों पर। ये जो है मोटे-मोटे समझिए
कि विश्व इतिहास की बात थी। विश्व इतिहास क्यों पढ़ा है? पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए, कि कैसा-कैसा सीन था, कैसे-कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं समय के साथ-साथ, कैसे-कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। आराम से आज रहिएगा, आज 1.5 घंटा तक पढ़ाएँगे, ठीक है? समझ जाइए चीज़ों को, ताकि इतनी इन्फॉर्मेशन देने का मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि इन्फॉर्मेशन को ऐसा बनाना कि मेमोरी के स्टोरेज के लिए अच्छा हो, वो याद रह पाए। जब आपको कहानी याद रहेगी, जब आपको परिप्रेक्ष्य याद रहेगा, तब इन्फॉर्मेशन याद रहेगा। नहीं तो इतना जो ईस्वी लिखा रहे हैं ना, ये आज आप याद कीजिएगा, फिर कल भूल जाइएगा, फिर 10 दिन बाद याद कीजिएगा, फिर 2 दिन बाद भूल जाइएगा, कोई पॉइंट नहीं है। इस कारण से हम इतना बका रहे हैं आप लोग को, ठीक है? इतना इसमें पूरा लंबा-चौड़ा कहानी बना के समझा रहे हैं पूरे वेब सीरीज़ की तरह कि ऐसे-ऐसे ये हुआ, वैसे-वैसे ये हुआ। नहीं तो डायरेक्ट कट टू कट भी इस टॉपिक को पढ़ा के निकाला जाके खत्म किया जा सकता है। तो आपने समझ लिया इस जर्नी को, इसके विकास की जर्नी को, कहाँ से हमने समझा? 17th सेंचुरी से समझा, जिस टाइम पे वैज्ञानिक होना जो है ना पाप हुआ करता था, नो साइंस। नो साइंस के ज़ोन से हम लोग यस साइंस के ज़ोन तक आए। तो इस परिवर्तन को समझना ज़रूरी है, और जब हम लोग थ्योरीज़ पढ़ेंगे ना, तो देखिएगा सारे थ्योरीज़ में उसके समय की झलक ज़रूर मिलेगी और उसका असर ज़रूर मिलेगा। वो भी हम लोग देखेंगे। तो 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी देन क्या थी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्यों थी ये सबसे बड़ी देन? ऐसा क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी तो एक पार्ट ही है सर का, सॉरी साइकोलॉजी का। तो सर ऐसा क्या हो गया कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का आना एकदम क्रांति सा था? क्योंकि साइंस का एक प्रमाण जो सामने से दिखता है वो होता है एक्सपेरिमेंट। सामने से काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, नतीजा निकाला, दिखा दिया, है ना? कोई इसको काट नहीं सकता। और साइंस तो वैसे चल ही रहा था। लेकिन साइकोलॉजी तो जो है, इसका पैरेंट डिवीज़न क्या था? इसका पैरेंट डिवीज़न फिलॉसफी था। तो इसको साइंस मानने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे थे। और जब तक जो और उस टाइम पे क्या थी कि साइंस की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर कोई चीज़ साइंस नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। लोग नकारने लगे थे, ठीक है? तो उस टाइम पे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस का झंडा जो है बुलंद था। साइंस का बोलबाला था। अगर बात करो तो साइंटिफिक बात करो, नहीं तो बात मत करो। दर्शन और ये वो की बात मत करो। और ज़ाहिर-सी बात है, विश्व इतिहास को का ये इस पीरियड में कोई ऐसा पीरियड नहीं था जब समृद्धि इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो है ना रोटी-बाटी, पैसा, जॉब को छोड़ कर के साइंस और दर्शन की बात करते हैं। दर्शन आप देखेंगे पूरे इतिहास में, विश्व इतिहास में दर्शन वहीं डेवलप हुआ है या उसी-उसी पीरियड्स में डेवलप हुआ है जहाँ पे शांति और स्थिरता रही है शासन में, ठीक है? और जहाँ पे लोगों में भी संपन्नता रही है। जिनका पेट भरा हुआ है ना? जिनका सब कुछ पूरा हो रहा है, वही थोड़ा एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, सोचना एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जिनको खाने-पीने का है, जो दिन-रात डरे हुए हैं कि क्या पता आज जॉब चला जाएगा, कल जॉब नहीं होगा, उम्र जा रही है, शादी नहीं हो रहा है, 50 तरह के प्रॉब्लम्स है, तो कहाँ से दर्शन और विज्ञान डेवलप होगा भाई? भूखे का दर्शन और भूखे का विज्ञान सिर्फ रोटी होती है। तो जब भी समाज इस दिशा में होता है, तो समाज में फंडामेंटल रिसर्चेज़ बहुत कम होते हैं। इसीलिए साइंस को लग्ज़री भी कहा गया है, रईसों की चीज़ भी कही जाती कहलाया है साइंस और फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी जब आप कहीं पे अदोगे फ़िलॉसफ़ी झाड़ रहा है, मतलब फ़िलॉसफ़ी क्या है? एक गहना की तरह है, हीरे का गहना है। हर व्यक्ति उसको नहीं पहन सकता है। मज़दूर, लेबर क्लास के लोग, हम लोग नहीं पहन सकते, ऐसा माना जाता था। तो नहीं पहन सकते उसको फ़िलॉसफ़ी को, तो फ़िलॉसफ़ी का क्या हो गया कि इस वे में उसको देखा जाने लगा। ऊपर से जिस टाइम पे साइंस की इज़्ज़त बढ़ती है, तो ऐसा लगने लगा कि ये तो अमीरों की चोचलेबाज़ी है। जैसे आप लोग देखते नहीं है आजकल, मतलब यूट्यूब पे 10-12 को ऊबड़-खाबड़ टाइप का लड़का सब आकर के बैठ जाता है और कुछ से कुछ बोलते रहता है। किसी को माइक पकड़ा दिया, कुछो बोल रहा है कॉमेडी के नाम पे, कुछो कर रहा है। अब ना पैर है, ना छोर है, कुछ नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती टाइम पास कर रहा है। जीवन में उससे कुछ होगा भी नहीं, तो वही कर रहा है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाने लगा फिलॉसफी को उस समय, सोचिए। क्यों देखा जाने लगा? क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि फिलॉसफी इज़ फादर ऑफ साइंस, ठीक है? और लोगों के पास उतनी फुर्सत नहीं थी कि इस ज़ोन में। तो लेकिन जब-जब फिलॉसफी डेवलप हुई, उसके इतिहास को हम लोग देखेंगे तो अलग चीज़ें पाएँगे। तो यहाँ पे लोग फिलॉसफी से ही एंटी हो गए जो मूल था साइंस का। तो साइकोलॉजी को लोग साइंस मानते कैसे? ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी और साइंस अलग-अलग है, पर उस समय यही बिलीफ हावी हो गई लोगों पे। तो कैसे लोग मानेंगे भाई कि जो है साइकोलॉजी साइंस है, फिलॉसफी नहीं है? तो एकमात्र तरीका बचता है एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को साबित किया और लोगों ने बोला कि यस, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस।
साइकोलॉजी इज ए साइंस, हाँ मान लिया। इससे क्या हो गया, जब लोग सिर्फ साइंस की इज्जत कर रहे हैं तो साइकोलॉजी एक साइंस बन गया, तो साइकोलॉजी को भी इज्जत करने लगे लोग, है ना। साइकोलॉजी की इज्जत होने लगी, लोगों का झुकाव इस तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि साइंस पर भरोसा किया जा सकता है ना, साइंस रिलायबल होता है, साइंस वैलिड होता है। फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आप लोग अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू देखे होंगे। अरिजीत सिंह कहते हैं एक टाइम पे कि एक किताब मैंने पढ़ी, उसके बाद पूरी मेरी जिंदगी बदल गई और मैं भी बदल गया अपने आप से। इतना बदल गया कि हमको लगने लगा कि इतने बड़े गायक होकर भी अगर हमसे कोई पूछता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहता है कि भिखारी बनना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य, और इससे ऊंचा कोई लक्ष्य नहीं है। तो फिलॉसफी वो चीज है ना कि जो आदमी का दिमाग बदल सकती है, इतना बदल सकती है कि अगले को लगेगा कि उसका दिमाग खराब हो गया। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो साइंस के जैसे इजी नहीं है कि आप कहीं पे भी उठाए और लगा दिए एकदम इजीली। हम लोग को रिसर्च मेथड जब तक पता नहीं है तभी तक साइंस भारी लग रहा है। जिस दिन रिसर्च मेथड पता हो जाएगा ना, तो हम लोग भी पीजी के जैसे हम लोग के प्रोफेसर लोग हैं, लक्ष्मी मैम है, निरंजन सर है, हम लोग रिसर्च मेथड क्या है, कुछ नहीं, चुटकी में आते हैं ऐसे हो जाता है, और हम लोग के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। तो उसको पार करने के बाद पता चलता है कुछ भी नहीं है वो। तो हम लोग आ गए, यहाँ पे देखा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ने ऐड कर दिया बहुत जबरदस्त जो है पूरा मोमेंटम हम लोग के साइकोलॉजी को उछाल दिया दुनिया की नजरों में, किंग बना दिया, है ना साइंस। अब तो क्या हुआ कि जब साइकोलॉजी को इतनी इज्जत मिली है ना, साइंस बन गया ये, तो इससे प्रभावित तो सारे लोग होंगे, हाँ। तो इसी कारण से हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी के विकास को पढ़ने में मदद आता है, समझ में आता है। फिर रिसर्च मेथड जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे अगर आप एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में कंपैरिजन बनता है, तो कनेक्शन ज्यादा अच्छा से फॉर्म होता है। चलिए, तो इस किंग साइकोलॉजी ने, ठीक है, इसको साइंस हम लोग कहने लगे, इसने भारत में भी एक आदमी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। इनका नाम था आशुतोष मुखर्जी। मुखर्जी नाम से पता चल रहा है, बंगाल। अब बंगाल में ही क्यों इतने बुद्धिजीवियों का इतना जमावड़ा, बंगाल में ही क्यों था, मतलब आजादी के समय में ऐसे वैसे? इसीलिए क्योंकि अंग्रेजों का जो पहला कैपिटल था वो कलकत्ता था, ठीक है। और कलकत्ता एक पोर्ट टाउन था। पोर्ट टाउन का मतलब होता है जहाँ पे पोत पोत मतलब जहाज लगते हैं आकर के, पानी के जहाज, ठीक है। और कोई भी टाउन में या कोई भी सिटी में अगर पोर्ट है, तो वो क्या होता है, वहाँ की कमाई बहुत ज्यादा होती है, फ्री का कमा रहा है, जहाज आ रहा है, टैक्स दे रहा है। अब लोग व्यापार करने के लिए तो पोर्ट छोड़ेंगे ही और पोर्ट पे आएंगे ही। तो वहां की सरकार को जो है ना एकदम चांदी ही चांदी होता है। जितने भी आप देखेंगे कि जो रिच सिटीज हैं, जो सबसे ज्यादा अमीर सिटीज हैं दुनिया की, उन सबके पास एक एक पोर्ट है। अगर आपके पास पोर्ट हो गया तो आप ऐसे ही फ्री के रिच हो गए। दूसरा कारण क्या होता है, मछली। तो व्यापार कितनी ज्यादा संभावनाएं खुल जाती है पोर्ट होने से। जबकि कलकत्ता क्या था कि सिराजुद्दौला ने दलदल जान करके अंग्रेज व्यापारियों को दिया था। अंग्रेज लोग आए, बोले कि महल बनाना है, सिराजुद्दौला गेम खेल लिया, बोला कि अच्छा महल बनाएगा, अच्छा ठीक है। व्यापार भी कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है। टैक्स दे रहा है तो ये सोच रहा था सिराजुद्दौला की बढ़िया है, टैक्स तो दे ही रहा है हमको। अब इसको मना कर देते हैं महल बनाने से, बोलते कि नहीं तुमको यहाँ जमीन नहीं देंगे, राजा हम हैं, तुमको व्यापार करना है अपना करो, तुमको फोर्ट नहीं बनाने देंगे, अपना किला नहीं बनाने देंगे, तो इस टैक्स से भी हम हाथ धो लेते हैं। टैक्स किसको नहीं प्यारा है, किस राजा को? तो उसने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, दिमाग से खेलते हैं, इसको देते हैं ऐसा जमीन जो बेकार है। तो उसने क्या किया, हुगली नदी के किनारे का जो दलदल वाला इलाका था, बहुत बड़ा सा इलाका था जिसमें पूरा दलदल था, आप जाइएगा तो धंस जाइएगा, उसमें कुछ काम नहीं हो सकता था। तो उसने जो है अंग्रेज को जो दे दिया, चालाकी की, और उसके बदले में बहुत सारे पैसे ले लिए। अब जब अंग्रेज जाता है वहां पे, तो देखता है कि तेरी का ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पूरा गाद वाला हिस्सा हमको दे दिया। दलदल बोला कि किला बना लो, हम खुश हो गए कि इतना बड़ा इलाका हमको मिल रहा है इतने कम दाम पे, गेम हो गया मेरे साथ। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज, बोला कोई बात नहीं, अब हम इस दलदल में ही बनाएंगे। अंग्रेज के पास क्या था, रेलवे था, ठीक है, कोयला खदान थे। उसने क्या किया, दूसरे जगह से, और फैक्ट्री चलाने के लिए अपना किला वगैरह जो है, किला बनाता, फैक्ट्री भी बनाता, तो कोयला मंगाता ही। तो अंग्रेजों ने कोयला जो मंगाया, कोयला के साथ साथ मिट्टी भी मंगाने लग गए दूसरी जगह से खुदवा करके। बस उस गाद में, दलदल में मिट्टी भरना चालू किया, इतना मिट्टी भरा, इतना मिट्टी भरा कि एक ठोस शहर बना दिया उसको, कितने किलोमीटर स्क्वायर तक, जितना बड़ा आज कोलकाता है, पूरा का पूरा दलदल कादो हुआ करता था।
उसको मिट्टी भर-भर के ठोस बना के शहर बना दिया इन लोगों ने। अब क्या हो गया, कोलकाता बन गया एक पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन के किनारे जो है पकड़ किसका, इसका। और अंग्रेजों ने चाल चली, इतना ज्यादा जमीन मेरा है और पोर्ट टाउन, पोर्ट के पास हम हो गए, तो उससे भी पैसा कमा रहे हैं, करप्ट तो थे ही, अब राजा को चैलेंज करेंगे, आर्मी बना ली, हथियार कर रहे, राजा को चैलेंज करके बंगाल से बोला निकलो यहाँ से, अब हमारा शासन। ठीक है, उसके लालची जो है मंत्री को पकड़ के मिला करके खुद रूल करने लगे। कोलकाता हो गया अमीर। जहां अमीरी होगी, फिलॉसफी वहीं चमकेगी। गरीबी में भी चमकती है हालांकि अब तो शिक्षा के देने के कारण। और बौद्धिक विकास जो है सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वहीं, क्योंकि जहां अमीरी होगी वहां शांति होगी। तो कोलकाता जो है ना, भारत में हमेशा जो है ना बौद्धिक ये चीज का हब रहा है, नेचर रहा, स्वतंत्रता आंदोलन हो या फिर आपका लेफ्ट विंग आंदोलन हो, या जो भी चीजें हैं, विधवा विवाह हो, चीजों को चैलेंज करना है, लॉजिक हो, रैशनैलिटी हो, तो उसमें कोलकाता हमेशा आगे रहा है। क्यों आगे रहा है ये भी आप लोग समझ गए। तो आशुतोष मुखर्जी साहब थे, इनके नाम के पहले डॉक्टर ने लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, कहीं भी रहेगा तो सर आशुतोष मुखर्जी होता है, ये पीएचडी नहीं थे। अब आशुतोष मुखर्जी कौन थे, ये जज थे, ठीक है, और एजुकेशनिस्ट थे, पीएचडी नहीं थे ये, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद। उसके बाद ये तो थे ही, अब देखिए कितना ऊंचा ओहदा है, जज भी है और शिक्षाविद भी है, यानी शिक्षा, शिक्षित भी समझे जाते हैं, जज भी समझ, न्यायाधीश भी है। लेकिन किस मोड में, क्या इंडियन एजुकेशन के मोड में, नहीं, कैम्ब्रिज और उसके मॉडल पे। तो कैम्ब्रिज और उसके मॉडल पे जब जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो उसकी सोच तो वही होगी ना अंग्रेजों वाली, ठीक है। तो वैसे ही तो वो पूरे के पूरे उस टाइम पे, जब भारत में इंग्लिश मीडियम डेवलप भी नहीं हुआ था, ये लोग उस टाइम के इंग्लिश मीडियम लोग हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के ज्यादा नजदीक और ज्यादा प्रिय कौन होंगे, ऐसे ही लोग होंगे जो उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके एजुकेशन सिस्टम में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ये अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे, ठीक है ना। और सरकार के प्रिय होने का तो अपना बहुत सारा फायदा होता है, जानते ही हैं आप लोग, सरकारी नौकर होने का इतना फायदा है, तो सरकार के प्रिय होने का कितना फायदा हो सकता है सरकारी सिस्टम के, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऊपर से भारत में अलग लफड़ा मचा हुआ था। कांग्रेस पार्टी, जो एक ही पार्टी थी उस टाइम भारत में, कांग्रेस का मतलब होता है जुटान, ठीक है, हिंदी मतलब, ये लोग अलग जो है मोर्चा खोले हुए थे कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कोई भी नियम अगर बनता है, कोई भी कमेटी बनता है भारत के लिए, कोई भी रूल बनेगा, कुछ भी पास होगा, उसमें भारतीय का होना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है, भारतीय का होना जरूरी है तो रखेंगे भारतीयों को, क्या दिक्कत है। अंग्रेज तो चतुर थे, तो भारतीयों, कैसे भारतीयों को रखेंगे, ऐसे भारतीयों को थोड़ी रखेंगे जो हिंदी मीडियम होंगे, ऐसे भारतीयों को रखेंगे जो इंग्लिश मीडियम होंगे। अब वैसे भारतीयों को क्यों रखोगे सर, क्योंकि हमें हिंदी भाषा आती नहीं, हमसे बात कौन करेगा, हम समझेंगे कैसे। तो समझिए पूरा गेम, पूरा कंट्रोल क्या है, ब्रिटिश के हाथ में है। और जब कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है कि नहीं, किसी भी कमेटी, किसी भी चीज में मेरा आदमी रहना चाहिए, इंडियन रहना चाहिए, तब ना इंडियन का वो चीज आप लोग अब नहीं करते हैं, हम लोग को सौतेला समझते हैं, अपना आदमी रखेंगे हम लोग। बोला ठीक है रखो, ऐसे अपने लोग बने। इसी में से एक सर आशुतोष मुखर्जी थे। तो इनका अब समझ में आया कि क्यों पश्चिम की तरफ झुकाव था, इन्होंने क्यों भागवत गीता में साइकोलॉजी नहीं खोजी, इनको क्यों लिपजिग यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी साइकोलॉजी लग रहा था और भागवत गीता साइकोलॉजी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये वेस्टर्न माइंडसेट के व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनी, तो इन्होंने बोला कि इसमें जो है ना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब बनी, कैसे बनी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पेपर 1 में है, ठीक है। तो इसीलिए हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको अलग से पढ़ाएंगे, दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं अभी। साइकोलॉजी इंडिया में कब कैसे शुरू हुआ, केवल उसको फोकस करते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बोला कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। तो इन्होंने कहा, अब दुनिया में जो चीजें हो रही थी उस घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जीके बहुत साउंड था, तो बोला कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स लगाओ। अब ये बन गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइकोलॉजी का कोर्स भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ। कौन सा कोर्स शुरू हुआ, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स हुआ। किसने किसने करवाया, सर आशुतोष मुखर्जी ने कराया। ये कौन थे, उस कमिटी में थे, ठीक है। और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्लानिंग हेड थे, ठीक है, प्लानिंग हेड यानी योजना प्रमुख।
जो योजना बनेगा, जो काम होगा, तो कितना पावरफुल पोजीशन था इनका। और जज थे, शिक्षित थे ही, शिक्षा भी थे ही, तो इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्लानिंग हेड बनाया गया था। अभी के समय में आप कह सकते हैं जैसे डीन होते हैं यूनिवर्सिटी के, उस तरीके से। तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये चीज डाला, ठीक है। तो ये इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद एक दार्शनिक थे भारत के। क्या समय हो गया है? 8:46, ठीक है, 1 घंटा हुआ है अभी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो कोर्स था, ये पीजी कोर्स था, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो जो है इसको एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की तरह ले सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट जो है रिक्वायर्ड था। अब एक दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक का मतलब हम लोग कह रहे हैं अरस्तु प्लाटो वाले दार्शनिक नहीं। यही पेच है, इसीलिए हम पूरी कहानी सुनाए थे। दार्शनिक का मतलब हम लोग समझते हैं अरस्तु, प्लाटो, फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल मार्क्स, है ना, ये सब बड़े दार्शनिक। वो सब दार्शनिक एकेडमिक नहीं थे, वो लोग फॉर्मल दार्शनिक नहीं थे। हम लोग कहाँ घुस चुके हैं समय के साथ साथ, हम लोग घुस चुके हैं अंग्रेजी एजुकेशन में। तो हम लोग अगर दार्शनिक की बात करेंगे तो ये आदमी फिलोसफी ग्रेजुएट होगा, ठीक है। तभी उस कम से कम फिलोसफी ग्रेजुएट होगा, तभी तो दार्शनिक कहेंगे। नहीं तो सही से देखिए तो पीजी होना चाहिए। पीजी किसमें? फिलोसफी में, या फिर पीएचडी होना चाहिए फिलोसफी में। तो अब जो यहाँ पे जो हम लोग आके दार्शनिक की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग का दार्शनिक क्या हो गया? चला गया इस वे में, एकेडमिक वे में। जब तक आपके पास एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है तो आप दार्शनिक नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे ही एक दार्शनिक थे, ब्रजेंद्र नाथ सील, ठीक है। ब्रजेंद्र नाथ सील। सील में ये वाला है कि वो वाला सील है, पता नहीं, इंग्लिश में SEAL लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रखते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रजेंद्र नाथ सील नाम के व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया? डॉक्टर, हाँ, इनके नाम के पहले डॉक्टर था, सॉरी। तो ये थे किंग जॉर्ज 5 प्रोफेसर। आप बोलिए कि किंग जॉर्ज 5 प्रोफेसर क्या होता है? प्रोफेसर लोगों का भी ना, जैसे सेना में नहीं रैंकिंग होता है, कैडेट है, सिपाही है, फिर लांस कारपोरल है, फिर नहीं, लांस कारपोरल के बाद कारपोरल है, हवलदार है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। इस तरीके से जो रैंकिंग होती है, वैसे प्रोफेसर की रैंकिंग होती है। तो समझिए किंग जॉर्ज 5 प्रोफेसर नहीं भी याद रखिए, कोई बात नहीं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उम्दा प्रोफेसर थे। फिलोसफी के हैं तो किस डिपार्टमेंट के होंगे? ऑब्वियस है फिलोसफी के। कहाँ पे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने क्या किया? सन 1905 में, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो याद रखने वाला है। सन 1905 में फर्स्ट सिलेबस बनाया, पहला सिलेबस तैयार किया। फर्स्ट सिलेबस बनाया, ठीक है। तो 1905 में पहला सिलेबस बनाया। तो पहला साइकोलॉजी का पहला सिलेबस भारत में बनाने वाले कौन? हम लोग का टॉपिक क्या? एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। तो उसके हिसाब से एकेडमिक साइकोलॉजी में जो एकेडमिक पढ़ाई होगी उसका सिलेबस तैयार करने वाले व्यक्ति कौन? ब्रजेंद्र नाथ सील, ठीक है। जो कौन थे? दार्शनिक थे, अगेन फिलोसफी, है ना। लेकिन इनके लाइंस पे जो है, एक तरफ जो है फिलोसफी का वेटेज बढ़ रहा है और एक तरफ आप साइंस का देख रहे हैं। कि जो इसके प्लानिंग हेड है उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट किया। तो साइकोलॉजी हमेशा हम मानवों की तरह दो टांगों पर आगे बढ़ती रही है समय के साथ साथ। एक टांग आगे जाता है, फिर एक टांग पीछे आता है, फिर दूसरा टांग आगे जाता है ना। इस तरीके से मूवमेंट करता रहा है, दोनों साथ साथ चलता गया, ठीक है। अब इसके बाद पहला सिलेबस तो डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील में रखा ही कोलकाता यूनिवर्सिटी ने। इसके बाद इनका दूसरा कारनामा सुनिए। दूसरा कारनामा था, पहला लैब बनाया इन्होंने इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट लैब इन इंडिया। इंडिया। अब भले ही ये फिलोसफी से थे, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी का जब काम कर रहे थे तो क्या इनको रुचि नहीं होगी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में? कोई दुश्मनी था क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। तो जो सर आशुतोष मुखर्जी है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जब ये चालू किया, तो इन्होंने बोला, ये तो प्लानिंग हेड थे, लेकिन प्रोफेसर कौन होंगे? प्रोफाइल देखिए, पीजी पीएचडी।
तो प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ सील थे। इनको बोला गया ये जो है ये एक लैब है, आप लैब बनाइए और सिलेबस तैयार कीजिए। किन्होंने बोला? इन्होंने बोला। जो जज साहब थे आपके, क्या नाम था इनका? इनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी। तो आशुतोष मुखर्जी सर ने बोला है इनको, डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील को, कि सर आप लैब बनाओ और सिलेबस बनाओ। तो लैब बन गया, सिलेबस बन गया, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात थी। क्यों? क्योंकि ये एशिया का दूसरा लैब था साइकोलॉजी का, ठीक है, एशिया का दूसरा साइकोलॉजी लैब था, दूसरा लैब, साइकोलॉजी लैब। पूरे एशिया में एक ही लैब था उस वक्त। कहाँ हो सकता है एशिया में साइकोलॉजी का लैब भारत के अलावा? कौन सा कंट्री है जो बहुत एडवांस रहा है एशिया में? बता सकता है कोई? कोई अंदाज? तो चाइना, तो उस समय तो चाइना तो भारत से भी बेकार था। चाइना तो अब ना एडवांस हो गया। कोई और कंट्री है एशिया में जिसका विज्ञान और तकनीक कह सकते हैं कि भारत से बहुत ज्यादा आगे हुआ करता है शुरू से ही? जापान। जापान, बिल्कुल सही। जापान, वही कोको ग्रिल्ला वाला रिसर्चर वाला कहानी आप लोग जो सुने होंगे। जापान में प्राइमेट्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, उसका वीडियो सब देखिएगा ना, जापान में बंदरों के ऊपर। मतलब इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए वो लोग एनिमल साइकोलॉजी में घुसे पहले, और प्राइमेट्स को उठाया, एकदम रूट से इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बचपन से बहुत इच्छा था कि जो है ना, पीएचडी वगैरह जापान से अगर मिल जाए तो एकदम जीवन तर जाए। पहला जो है शायद साइकोलॉजी का लैब एशिया का वही है, और बहुत जबरदस्त लैब है। और हो सकता है आगे आने वाले समय में जापान साइकोलॉजी में टॉप पे आ जाए पूरे दुनिया में, या हो सकता है अभी भी होगा। लेकिन उस भाषा के बैरियर के कारण ना वो दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, यही एक दिक्कत है जापान के साथ। एशिया भी तो हो सकते हैं सर। एशिया? कौन बोला ही? हम उत्तम बोल रहे हैं। एशिया देश है भाई। एशिया तो महादेश हुआ ना, महाद्वीप हुआ ना, कंटिनेंट हुआ ना। जी जी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है, 11 साल बाद, ये एक लेबोरेटरी था और एक सिलेबस था। 11 साल बाद, यानी +11 ईयर्स, टोटल 11 साल बीतने के पश्चात क्या होता है कि इसको पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी तक देखिए क्या था, एक लैब था, और पीजी कोर्स के लिए क्या था, लैब में कौन लोग आते जिनको कुछ अपना करना होता था? यूजुअली प्रोफेसर लोग या हाईली डिस्टिंग्विश्ड लोग, वो लोग लैब में काम करते थे। और एक तरफ टीचिंग होती थी, सिलेबस बन गया तो टीचिंग होती थी। लेकिन जब डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बन गया तो क्या हो गया कि पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड हो गया। अभी तक क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नहीं था क्या? लैब था, ये था? बिल्कुल नहीं था। ये फिलोसफी का एक पार्ट था। फिलोसफी डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक लैब खुला था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इसको फिलोसफी का एक हिस्सा माना जाता था, ठीक है। अब जा करके इसको अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, इसकी अलग पहचान बनी। तो 11 साल बाद जो है, 11 साल इसमें ऐड कीजिए 1905 में, कितना होगा? 1916, ठीक है। तो 1916 में जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आपका बन जाता है यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो देश का जो है पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ खुला? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खुला, ठीक है। और देश का पहला लैब कहाँ खुला, साइकोलॉजी लैब? वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोला। लैब खोलने वाले कौन? डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जब खुला तो इसके पहले एचओडी कौन होंगे? ब्रजेंद्र नाथ सील होने चाहिए, लेकिन नहीं थे। समय बदलता है तो टीचर भी बदल जाते हैं, तो बस वही बात है। इस टाइम थे नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। इन सब का रिसर्च पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं, शोधगंगा पे सर्च कीजिएगा ना, इन लोग के नाम से, इन लोग क्या क्या काम किए हैं वो सब आएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये रहा कि सबसे पहला जो नाम है इनका, डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील और नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता का, गूगल स्कॉलर पे जाकर के सर्च कीजिएगा और देखिएगा क्या रिसर्च पेपर निकाले, किन किन चीजों पे काम किए, और देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब प्रारंभिक साइकोलॉजी के रिसर्च पेपर्स है, और साइकोलॉजी के प्रारंभिक चीजों को आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इस रिसर्च पेपर को समझ पाइएगा। ये आप लोग के पैट एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और नेट के लिए और इन जनरल साइकोलॉजी के लिए तो होगा ही। किसका बोले सर, एक बार फिर बोलिए। ब्रजेंद्र नाथ, डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील जो हैं, जिन्होंने
पहला लैब खोला था उनका बहुत पुराना पेपर मिलेगा, ठीक है, 1916 ये सब के दौरान। और दूसरा नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ठीक है। अब नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जो है, ये भी जो है छोटा मोटा नाम नहीं थे, ठीक है। अब इनका एजुकेशन देख लीजिए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो क्लेम करते हैं कि हम टॉप पे हैं, 2-3, और लगभग लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये टॉप पे है वो, तो हम लोग लगभग 3-4-5 को ही कहते हैं कि ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कोई एक को नहीं कहते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ के प्रोडक्ट थे सिर्फ नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पहले बने। और सुनिए, इनके सहपाठी का नाम सुनिए, ये सहपाठी का नाम था ह्यूगो मंस्टरबर्ग। अगर इनका नाम नहीं सुने हैं आप लोग, सुना भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोग ठीक से पढ़े नहीं। ह्यूगो मंस्टरबर्ग भी जो है साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कौन थे ह्यूगो मंस्टरबर्ग, ये भी बता देते हैं। जो साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो लैब खुला था, ठीक है, किसने खुला था? विल्हेम वुंड ने। विल्हेम वुंड के शिष्य थे वो, छात्र थे, ठीक है। तो उनके समकक्ष थे, वो जो काम कर रहे थे वो जान रहे थे। जैसे अब हम ही लोग सब हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग हैं, लेकिन है तो हम लोग समकक्ष समकालीन है ना, एक ही समय में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप भले ही मेरे स्टूडेंट कहला सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग साथ। तो ह्यूगो मंस्टरबर्ग के सहपाठी थे नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, यानी विल्हेम वुंड के साथ भी ये मिले हैं और ह्यूगो मंस्टरबर्ग के साथ भी काम किया। तो उस टाइम पे क्या क्या काम हो रहा था, ये देख लीजिए। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता का काम जो है, ये साइकोफिजिक्स का स्टार्टिंग काम है। ये साइकोफिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट से, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादातर बच्चों से नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने फिलोसफिकल वे में साइकोलॉजी को पढ़ा है, थ्योरी को पढ़ा है, बट रिसर्च मेथड से सब दिन भागे हैं। और जहाँ पे थोड़ा साइंस मजबूत दिखाई देने लगा है ना, कि थोड़ा फिजिक्स आ रहा है, थोड़ा मैथ आ रहा है, थोड़ा समझना पड़ रहा है, तो वहां भी लोग सोचते हैं अच्छा इसको स्किप कर देते हैं ना, एक ही चैप्टर में। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग आते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि डेप्थ परसेप्शन पे काम हुआ। डेप्थ यानी गहराई का जो हम लोग प्रत्यक्षण करते हैं, डेप्थ परसेप्शन पे काम हुआ है, ये टॉपिक था नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता का, है ना। उसके बाद साइकोफिजिक्स एरिया है, वो भी डेप्थ परसेप्शन भी उसी में आता है, ठीक है। और अटेंशन पे काम हुआ है, इन चीजों पे ना अर्ली वर्क्स मिल जाएंगे। और चूंकि हम लोग स्टूडेंट अभी 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 जस्ट जो है ना, समझिए कि एमए पास करने का साइकोलॉजी में मतलब है कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, भ्रूण से जस्ट अभी बाहर निकला है, तो हम लोगों की वो स्थिति है। साइकोलॉजी को बस अभी थोड़ा थोड़ा जाने हैं, तो थोड़ा थोड़ा जाने समझे हैं, और 2010-11 का पेपर उठा लेंगे, 2024 का पेपर उठा लेंगे अचानक से, हो सकता है समझ में आ जाए। ज्यादा चांसेस है कि ढंग के पेपर्स तो समझ में नहीं आएंगे। तो शुरुआती दिनों के आप लोग रिसर्च पेपर्स उठाइए, ठीक है। इन सभी हुआ मास्टर वर्ग है, इन लोग का जो है काम उठाइए, क्योंकि ये एकदम उसी समय पे इन लोगों ने रिसर्च शुरू किया था। तो इस तरीके से आप लोग रिसर्च के प्रोसेस को भी समझेंगे और पेपर को भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब आज के क्लास को यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। कल नहीं आप छोड़ दीजिए, इसका रिकॉर्डिंग किए थे क्या? रिकॉर्डिंग हुआ है, रिकॉर्डिंग चल जाएगा वहाँ चैनल पे। तो ये जो है चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं।